हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक मूवी के बारे में जिसका नाम है डार्क शैडोज़। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2012 में और ये एक फैंटेसी हॉरर मूवी है और IMDb पर इसकी रेटिंग 6.2 है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था टिम बर्टन ने। मूवी की शुरुआत में हम कॉलिंस परिवार को देखते हैं जो काफ़ी अमीर लोग हैं और इस परिवार में हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं जिसमें एक छोटा लड़का बरनाबस और उसके माता पिता होते हैं। दरअसल बरनाबस के पिता का मछली पकड़ने का व्यापार होता है और उन्होंने ही समुद्र के पास एक टाउन को बसाया होता है जिसका नाम कॉलिंस पोर्ट होता है। अब हम आगे देखते हैं कि बरनाबस के पिता उसे समझा रहे होते हैं कि सबसे बड़ी दौलत परिवार है, इसलिए हमेशा परिवार का ख्याल रखना। इसके बाद दिखाया जाता है कि कॉलिंस परिवार अपने 15 साल लगाकर एक मैंशन तैयार करवाता है जिसका नाम कॉलिंस वुड रखा जाता है, जो बरनाबस और उसके परिवार का घर होता है। अब मूवी कुछ साल आगे बढ़ती है। अब बरनाबस बड़ा हो चुका है और उसका अफेयर उसके घर काम करने वाली सर्वेंट एंजेलिका के साथ होता है। एंजेलिका बरनाबस से कहती है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए प्रपोज करो, लेकिन बरनाबस ऐसा करने से मना कर देता है, जिस बात से एंजेलिका नाराज होकर काला जादू करके उसके माता पिता के ऊपर पत्थर की एक मूर्ति गिरवा देती है जिसमें दबकर उन दोनों की मौत हो जाती है। और बरनाबस को यकीन था कि उसके माता पिता के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें काले जादू से मारा गया था। इसीलिए वो खुद भी काले जादू की किताबें पढ़ने लगता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसे जोसेट नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और जोसेट भी बरनाबस से प्यार करने लगती है। पर इस बात का पता चलते ही एंजेलिका एक बार फिर से काला जादू का सहारा लेकर जोसेट को अपने बस में कर लेती है, जिसके बाद जोसेट को देखते हैं कि वो एक ऊंची चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देती है और वहीं पर अपने प्यार को मरता देखकर बरनाबस भी उसी चट्टान से कूद पड़ता है। लेकिन एंजेलिका उसे श्राप देकर वैम्पायर में बदल देती है, जिस कारण इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बरनाबस नहीं मरता। फिर एंजेलिका, जो अभी बदले की आग में जल रही थी, वो गांव वालों को लेकर बरनाबस के घर आ जाती है, जहां गांव वाले वैम्पायर बने बरनाबस को एक ताबूत में बंद करके उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं और इसी तरह 200 साल बीत जाते हैं। और अब हम 1972 का समय देखते हैं, जहां पर एक लड़की विक्टोरिया ट्रेन से कॉलिनवुड की तरफ जा रही थी। विक्टोरिया फिर एक कार से लिफ्ट लेती है। वो लिफ्ट लेकर कॉलिनवुड पहुंच जाती है, जहां उसे घर की दीवारों पर बरनाबस की तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो सर्वेंट से सवाल करती है कि ये कौन है। तभी वहां एलिजाबेथ विक्टोरिया को बताती है कि ये बरनाबस की तस्वीर है, जो कॉलिन परिवार के सबसे महान सदस्य थे। वही हम ये भी जान पाते हैं कि एलिजाबेथ भी कॉलिन्स परिवार से ही थी और एलिजाबेथ ने ही न्यूज़पेपर में छपवाया था कि उसे एक नैनी की ज़रूरत है जो डेविड का ख्याल रख सके, जिस पर विक्टोरिया एलिजाबेथ से डेविड की मां के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि डेविड की मां की मृत्यु समुद्र में डूबकर हो गई थी। जिसके बाद वो विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलिन से मिलवाती है और अब रात में डिनर के टाइम पर विक्टोरिया डेविड के पिता रोजर से मिलती है और साथ ही साथ डिनर की टेबल पर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जूलिया आती है। दरअसल डेविड का ये कहना था कि वो अपनी मां को देख सकता है, जिस पर एलिजाबेथ को लगा कि उसे एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, इसीलिए उसने डॉक्टर जूलिया को डेविड की थेरेपी के लिए उसे यहाँ पर बुलाया था। और इसी बीच विक्टोरिया को कुछ दूर पर एक आदमी नज़र आता है जिसने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। वो कोई और नहीं बल्कि डेविड था। अब यहाँ पर डेविड उसे बताता है कि उसने विक्टोरिया को डराने के लिए ऐसा किया, लेकिन विक्टोरिया उससे डरी नहीं। और फिर ये सीन यहीं से कट होकर विक्टोरिया के कमरे की ओर मुड़ जाता है, जहाँ देर रात पर विक्टोरिया के कमरे के सामने कोई चादर ओढ़कर खड़ा होता है, जिस पर उसे ऐसा लगता है कि चादर के अंदर डेविड ही है। इसीलिए विक्टोरिया उस चादर को हटाती है, लेकिन वहाँ उसे जोसेट की आत्मा दिखाई देती है, जो विक्टोरिया को बताती है कि वो आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ वर्कर्स जेसीबी मशीन से ज़मीन को खोदते हुए दिखते हैं, जहां उन वर्कर्स को वही ताबूत मिलता है जिसमें बरनाबस को कैद किया गया था। अब यहां वर्कर्स का सुपरवाइज़र ताबूत के ऊपर बंधी चैनों को तोड़ देता है, जिससे बरनाबस अपनी कैद से आज़ाद होकर एक एक करके वहां सभी वर्कर्स का खून पीकर उन्हें जान से मार देता है। जिसके बाद वो अपने घर कॉलिन्सवुड आता है, जहाँ उसे घर का नौकर बिली मिलता है, जिसे बरनाबस हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेता है। फिर बरनाबस उससे पूछता है कि क्या इस घर में अभी भी कॉलिन्स परिवार के लोग रहते हैं
जिस पर बिली हाँ में जवाब देता है। फिर बर्नाबास घर के अंदर जाकर सभी चीज़ों को देखने लगता है, क्योंकि अब उसका घर काफ़ी ख़राब हालत में होता है। वहीं उसे कैरोलिन और डेविड भी मिलते हैं, जहां कैरोलिन बर्नाबास को देखकर सोचती है कि ये कोई पागल है, जिस पर डेविड उसे दीवार पर लगी बर्नाबास की तस्वीर दिखाता है, जिस पर बर्नाबास कहता है कि मैं कई घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा था, तब जाकर आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई थी। और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और वो बर्नाबास को बच्चों से दूर रहने के लिए कहती है, जिस पर कैरोलिन कहती है कि ये खुद को हमारा रिलेटिव बता रहा है, जो सुनकर एलिजाबेथ बर्नाबास से अकेले में बात करने को कहती है, जहाँ वो उसे बहरूपिया समझती है। लेकिन बर्नाबास खुद को उसका रिश्तेदार साबित करने के लिए उसे एक गुप्त तहखाने में ले जाता है, जहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे होते हैं, जिसे देखकर एलिजाबेथ एकदम हैरान रह जाती है और साथ ही साथ उसे इस बात का भी यकीन हो जाता है कि ये कोई बहरूपिया नहीं है, बल्कि कॉलिंस परिवार का बेटा बर्नाबास ही है। यहाँ पर बर्नाबास एलिजाबेथ को अपने वैम्पायर होने की बात बताते हुए कहता है, मैं किसी भी कॉलिंस को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। जिसके बाद हम पूरे कॉलिंस परिवार को डिनर की टेबल पर देखते हैं, जहाँ एलिजाबेथ सबको बताती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। और तभी वहाँ पर डॉक्टर जूलिया आ जाती है, जिसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए एलिजाबेथ कहती है कि ये डेविड की डॉक्टर है। ये सुनकर बर्नाबास हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके टाइम में सिर्फ मेल ही डॉक्टर हुआ करते थे। फिर बातों ही बातों में बर्नाबास अपने फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि हमारा बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया है, क्योंकि एंजल वे नाम की औरत ने मछुआरों से डील करके फिशिंग बिजनेस पर कब्जा जमा लिया है। और इसी बीच वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है, जिसकी शक्ल जोसेट की तरह थी, जिसे देखते ही बर्नाबास उसे जोसेट कहकर बुलाता है, जिस पर फिर विक्टोरिया उसे अपना परिचय देती है। अब हम आगे एंजल वे को अपने ऑफिस में देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि एंजेलिका ही थी। दरअसल एंजेलिका एक विच होती है, इसीलिए वो 200 साल के बाद भी जिंदा थी। और ऑफिस में उसे ये पता चलता है कि पिछली रात को कुछ हुआ था, जहां वर्कर्स को एक ताबूत मिला था, जिसके बाद किसी ने उन सभी को मार दिया था। अब ये पता चलते ही एंजेलिका यानी कि एंजल वे ये समझ जाती है कि बर्नाबास आज़ाद हो गया है। फिर वो ऑफिस से निकलकर कॉलिनवुड पहुंचती है, जहां उसे एलिजाबेथ और बर्नाबास मिलते हैं। अब यहाँ पर बर्नाबास एंजल वे को देखते ही ये समझ जाता है कि ये एंजेलिका है। तब बर्नाबास उसे फिशिंग बिजनेस के बारे में बात करता है, जिस पर एंजेलिका कहती है कि अब ये बिजनेस मेरा है। वही एंजेलिका के जाने के बाद एलिजाबेथ बर्नाबास को मोटिवेट करती है कि वो वापस से बिजनेस खड़ा कर सकता है, जिस पर फिर बर्नाबास इस घर की यानी कि कॉलिनवुड की मरम्मत करवाता है, जिसके बाद वो कुछ बड़े मछुआरों को हिप्नोटाइज करके कॉलिंस परिवार के लिए तैयार करवा लेता है और इस तरह उसका बिजनेस फिर से चल पड़ता है। फिर एक दिन डॉक्टर जूलिया बर्नाबास के बारे में जानने के इरादे से उसे हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सब पता कर लेती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि वो एक वैम्पायर है, जिस बारे में वो एलिजाबेथ से बात करती है, जहां एलिजाबेथ उसे ये बात राज रखने को कहती है, क्योंकि बर्नाबास इस घर में रहने वालों को नहीं मारेगा। वहीं दूसरी तरफ बर्नाबास कैरोलिन से आज के ज़माने में प्यार कैसे होता है इस बारे में पूछता है, तो कैरोलिन उसे कुछ टीनेजर से मिलने को कहती है, जिससे बर्नाबास ऐसा ही करता है, जहां वो टीनेजर से सब कुछ सीखने के बाद उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था, पर बिना खून पिए मैं रह नहीं पाऊंगा, इसीलिए मजबूरी में मैं तुम सबको मार रहा हूँ। इसके बाद वो उन सबको मार देता है, जिसके अगले दिन हम डॉक्टर जूलिया को बर्नाबास का खून निकालते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने बर्नाबास को ये यकीन दिलवाया था कि वो उसका सारा खून निकाल कर उसके अंदर इंसानी खून डाल देगी, जिससे कि वो वापस से इंसान बन जाएगा। जिसके बाद अब बर्नाबास और विक्टोरिया को हम एक साथ देखते हैं, जिससे समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब उसी शाम को बर्नाबास एंजेलिका से मिलता है, जहां एंजेलिका उसे चेक देकर उससे ये कहती है कि तुम ये पैसे लेकर फिशिंग बिजनेस को छोड़ दो, पर बर्नाबास ऐसा नहीं करता, जिस पर फिर एंजेलिका उसे साथ मिलकर बिजनेस करने का ऑफर भी देती है, जिसके लिए वो बर्नाबास को सेड्यूस करती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन बर्नाबास अब भी एंजेलिका के साथ काम करने को तैयार नहीं होता। और इधर विक्टोरिया को रात के टाइम एक सपना आता है, जिसमें वो अपने बचपन को देखती है। दरअसल उसे बचपन से ही लोगों की आत्माएं दिखा करती थी, पर उसके घर वालों को लगा कि वो पागल है, इसीलिए उन्होंने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया,
जिसके बाद उसकी नींद खुल जाती है और अब उसे अपने सामने जोसेफ की आत्मा दिखाई देती है, जो विक्टोरिया से मदद मांगते हुए ठीक उसी तरह से ऊंचाई से कूद जाती है जैसे उसने आत्महत्या करते हुए किया था। अब दूसरे दिन बरनबास एलिजाबेथ से कहकर अपने घर में पार्टी रखवाता है, जिसमें शहर के बहुत सारे लोग आते हैं और इस पार्टी के दौरान डेविड के पिता रोजर्स का अफेयर देखते हैं, जहां पर विक्टोरिया दूसरी तरफ बरनबास को बताती है कि उसे बचपन से आत्माएं दिखाई देती है और एक औरत की आत्मा ने उसे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और दोनों को ऐसा करते हुए एंजेलिका देख लेती है, जो बिना इनविटेशन के ही इस पार्टी में आई थी। फिर बरनबास डॉक्टर जूलिया के पास जाता है, जो अपने शरीर में उसका खून चढ़ा रही होती है, जिसे देखकर बरनबास समझ जाता है कि डॉक्टर जूलिया उसे इंसान नहीं बना रही, बल्कि वो खुद को अमर बनाना चाहती है। जिस बात का पता चलते ही वो उसे जान से मार देता है और उसे जान से मारकर उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता है। वहीं बरनबास को रोजर्स की हरकतों के बारे में पता चल चुका था कि उसने सिर्फ पैसों के लिए डेविड की मां से शादी की थी, इसीलिए वो उसे 2 ऑप्शन देता है। पहला ये कि वो कॉलिंसवुड में रुककर डेविड का अच्छे पिता की तरह ख्याल रखे, और दूसरा ये कि वो पैसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए, जिस पर रोजर्स पैसे लेकर घर छोड़कर चला जाता है। अब रोजर्स को जाता देखकर डेविड बहुत दुखी होता है, जबकि बाकी लोग रोजर्स को जाता हुआ देख रहे होते हैं, और तभी धूप के कारण बरनबास का शरीर जलने लगता है, जिसे देखकर डेविड वहाँ से चला जाता है और विक्टोरिया को भी समझ में आ जाता है कि वो इंसान नहीं है, इसीलिए वो उससे दूर हो जाती है। जिसके बाद बरनबास एंजेलिका के पास जाता है, उससे श्राप से मुक्त करने के लिए कहता है, लेकिन एंजेलिका इसके लिए मना कर देती है और उसे फिर से ऑफर देती है कि वो उसके साथ बिजनेस कर सकता है और वो साथ ही साथ वो दोनों प्रेमी की तरह भी रहेंगे। पर बरनबास पहले की तरह इस बार भी उसे मना कर देता है। लेकिन बातों ही बातों में एंजेलिका डॉक्टर जूलिया के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि बरनबास ने डॉक्टर जूलिया की हत्या कर दी है, जिस पर बरनबास स्वीकार कर लेता है कि उसने डॉक्टर जूलिया को मारा है। जिसके बाद एंजेलिका बरनबास द्वारा ऑफर ठुकराने की वजह से वो उसे ताबूत में कैद कर देती है, और सबसे पहले तो वो उसकी फिशिंग फैक्ट्री को आग लगा देती है, और आग लगाने के बाद वो बरनबास के ताबूत को एक घने जंगल में एक टूटे फूटे घर में रखकर वहाँ से चली जाती है। पर तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है, जिसे उसकी माँ की आत्मा ने बरनबास का पता बताया था, और वो आते ही बरनबास को आज़ाद कर देता है। जबकि दूसरी तरफ एंजेलिका टाउन के लोगों को बरनबास की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें बरनबास ने डॉक्टर जूलिया की हत्या वाली बात को कबूल किया था, जिस बात को आधार बनाकर वो पुलिस वालों को लेकर कॉलिंसवुड पहुंच जाती है, जहां उसे बरनबास मिलता है। और अब बरनबास पुलिस और सभी टाउन के लोगों के सामने एंजेलिका के गले पर काट लेता है, जिसे देखकर सबको समझ में आ जाता है कि वो एक वैम्पायर है। लेकिन इतने पर भी एंजेलिका के ना मरने से टाउन के लोगों को ये समझ में आ जाता है कि वो खुद भी इंसान नहीं है। और अब यहाँ पर बरनबास ये रिवील करता है कि एंजेलिका एक चुड़ैल है, जिसके बाद हम इन दोनों में खतरनाक फाइट को होते हुए देखते हैं। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान हमें यह भी पता चलता है कि कैरोलिन भी एक वुल्फ है, जो खुद भी एंजेलिका पर टूट पड़ती है। लेकिन एंजेलिका उन दोनों पर अकेले ही भारी पड़ती है, और अब उन दोनों को हारता हुआ देखकर डेविड वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर एंजेलिका कहती है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ पाओगे। जिस पर डेविड जवाब देता है कि मैं नहीं, मेरी माँ की आत्मा तुम्हें सबक सिखाएगी। और ऐसा कहते ही उसकी माँ की आत्मा एंजेलिका पर टूट पड़ती है, जिस कारण एंजेलिका एक बड़े से झूमर पर जा गिरती है। और इन सब से ये पता चलता है कि डेविड की माँ खुद समुद्र में नहीं डूबी थी, बल्कि एंजेलिका ने उसे मारा था, और इस बात का बदला उसकी माँ की आत्मा ने एंजेलिका से ले लिया। जिसके बाद एंजेलिका समझ जाती है कि वो मरने वाली है, इसीलिए वो अपना दिल निकालकर बरनबास को दे देती है, और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। पर तभी डेविड बताता है कि विक्टोरिया उसी चट्टान की तरफ गई है, जिस चट्टान से गिर के जोसेफ ने आत्महत्या की थी। दरअसल ये बात उसे उसकी माँ की आत्मा ने बताई थी, इसीलिए बरनबास उसी चट्टान की तरफ जाता है, जहाँ विक्टोरिया कहती है कि मैं भी वैम्पायर बन के तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन इस बात के लिए बरनबास राजी नहीं होता, जिसके बाद विक्टोरिया उस चट्टान से नीचे कूद पड़ती है, जिसे बचाने के लिए बरनबास भी कूदकर उसे ज़मीन पर गिरने से पहले काट लेता है, जिससे अब विक्टोरिया भी वैम्पायर बन गई थी। और अब मूवी के आखिर में हम समुद्र की गहराइयों में मौजूद डॉक्टर जूलिया की लाश को देखते हैं, जो अपनी आंखें खोलती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो भी अब एक वैम्पायर बन गई है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।
इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।